आज मैं आप लोगों को अध्याय 7 समाकल चैप्टर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें खासकर इस चैप्टर में मैं अनिश्चित समाकल के बारे में ज़्यादातर बताऊंगा। उसके बाद में निश्चित समाकल दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। ठीक है ना। तो मैं आगे और बताऊंगा। पहले मैं बता दूं तो समाकल को पढ़ने से पहले इसका बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूँ। समाकल से पहले कुछ हम पिछले अध्याय की एक छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जो अवकलन वाली चैप्टर आपने कंप्लीट किए, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो इसको हम लोग छोटा एफ एक्स, हम लोग ये तो नहीं लिख पाते हैं लेकिन ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं देख लो कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो हम लोग लिख देते हैं एफ डैश एक्स। क्या राइट? ये लिख दिया जाता है कि नहीं लिख दिया जाता है? हम लोग ये लिख देते हैं, है ना। समाकल वाले चैप्टर में डी एफ एक्स ये, और इसके लिए मैंने ये लिखा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको हम लोग कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, इसका नाम हो कहा जाता है अवकलज। जिस विधि का प्रयोग करके हम किसी भी फंक्शन का अवकलज निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं अवकलन विधि, है ना। समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन मैंने किया और डेरिवेटिव मुझे प्राप्त हो गया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो ये मेरा अवकलज प्राप्त हो गया। अब मुझे इसमें जो हमें पढ़ाई करनी है वो है समाकल के बारे में। ठीक है। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। समाकल जो आया कहां से है, इसकी शुरुआत कैसे हो गई, क्या जरूरत पड़ा हमारे जिंदगी में कि ये समाकल का आवश्यकता पड़ा। तो देखो, बहुत पहले बहुत सारे गणितज्ञ, जिसमें न्यूटन भी थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हो, अवकलन करते हो, तो एक मुझे एक नया वैल्यू मिलता है, अवकलज प्राप्त होता है। तो ऐसा कोई एक ऐसा नियम जरूर खोजा जाए जो इससे मुझे ये वाला फंक्शन प्राप्त हो जाए। एक ऐसी प्रक्रिया का खोज किया जाए, एक ऐसी मेथड बनाया जाए जिससे मुझे ये वाला फंक्शन प्राप्त हो जाए। समझ में आ गया होगा? समझ आया क्या मैंने बताया? कि ये जैसे एफ डैश एक्स है, तो इस वाले का से पुनः ये वाला प्राप्त कर ले। तो जिस प्रक्रिया से हम इस फंक्शन से इसको प्राप्त करेंगे उसका नाम होगा समाकलन। राइट? समाकलन। यहाँ ठीक अपोजिट बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में, समाकलन में जो मुझे निकालने के लिए दिया जाएगा वो होगा अवकलज, वो होगा अवकलज। समझ लीजिए, वो होगा जैसे मैंने ये छोटा एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो सोच लेना कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर में जो मैंने यहाँ फंक्शन लिखा है वो एकदम माइंडली आपके अंदर में चला जाना चाहिए कि वह किसी का डेरिवेटिव है, किसी फंक्शन का वो डेरिवेटिव है, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, हमको उस फंक्शन को खोज करनी है। सपोजेट एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं। जैसे में माता, उनका लड़का है, हमें ये लड़का मिल गया, जैसे पता चला कि ये लड़का है। अब इस लड़का से मुझे इस माता के बारे में पता करनी है, इस लड़का से मुझे माता की जानकारी मिल जाए। तो वही चीज है, इस फंक्शन से मुझे ये, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो इससे हुई थी, मतलब इस लड़का का जन्म इस माता से हुआ था है। अब इस लड़की के गुण से हम इस माता के बारे में पता कर लेंगे। तो वही चीज समाकलन में होता है, सेम टू सेम। मतलब अब इससे मुझे ये याद रखिएगा, है ना। तो ये मेरा, अब यहाँ पे ये अवकलज कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे इसको अवकलज नहीं करके हम लोग इसको समाकल्य नाम दे देते हैं, समाकल्य नाम दे देते हैं, है ना। याद रखिएगा। और जो मुझे इसके बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है, जो भी मुझे यहाँ प्राप्त हो जाए, सपोजेट मान लेते हैं कि बड़ा एफ एक्स प्राप्त हो गया,
बड़ा एफ एक्स प्लस सी अचर वैल्यू है, लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग समाकल कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और जिस विधि द्वारा हम समाकल प्राप्त किए उसको हम लोग इंटीग्रेशन समाकलन कहते हैं। समाकलन जब ऐसी उन्होंने जब ऐसा चीज बारे में पता लगा लिया, खोज कर लिया कि हाँ इससे ये वाला हम निकाल सकते हैं, तो सोचा गया कि अब इसके लिए कैसा चिन्ह का प्रयोग किया जाए। तो बोला एक चिन्ह हो सकता है। बोलो क्या? तो देखो ये एस है ना, एस के दोनों सिरों को पकड़ के खींच दो। जब खींचोगे तो इस प्रकार का आकृति बन जाएगी। तो इस जहां पे इस तरह की आकृति लग जाएगा, इस तरह का चिन्ह सामने आ जाएगा, तो समझ लेना ये समाकलन है। राइट? अब आपको समझ में आ गया होगा ये समाकलन के बारे में, समाकल क्या होता है, समाकल क्या होता है और ये। लेकिन अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। देखो समाकल दो प्रकार का होता है। समाकल कितने प्रकार का होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बताइए, बोलिए। समाकल, हाँ बोलिए, दो प्रकार का। ठीक है, पहला होता है अनिश्चित समाकल, और दूसरा होता है निश्चित समाकल। राइट? अब हम लोग दो तरह के, अनिश्चित समाकल और निश्चित समाकल। ये जो मैंने लिखा था अब मैं बता देता हूं, इस थोड़ी अधूरी ज्ञान थी। ये वाला जो था वो अनिश्चित समाकल था। अनिश्चित समाकल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन खोज करते हैं, ऐसा फंक्शन का हम लोग फलन का, एक ऐसा फलन का हम लोग निर्माण करते हैं जिसका ये डेरिवेटिव दिया हुआ है। यानी देखिए ऐसा, इस फंक्शन से मुझे ये मिल गया, मतलब ये यहाँ के लिए ये डेरिवेटिव है, मतलब अवकलज है। याद रखिएगा, यहाँ के लिए समाकलन में ये हमारा समाकल कहलाया, लेकिन अगर डेरिवेटिव वाला में जाइएगा, डिफरेंशिएशन में जाइएगा, तो ये मेरा अवकलज हो जाएगा। देखिए अवकलज है ना। तो एक ऐसा फंक्शन अनिश्चित समाकलन में खोल दिया जाता है, जिसका तुम अनिश्चित समाकलन में आप मैथ बनाइएगा तो इतना सोच लीजिएगा कि यदि मुझे किसी का भी, हमें एक्स स्क्वायर डीएक्स हमें बनाने के लिए मिला है, तो इतना आपके माइंड में चला जाने चाहिए कि किसी का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर है। कोई भी फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन अगर कर दें, डी बाई डी एक्स कर दें, तो मुझे एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इतना याद रखिएगा। अब हमें इस फंक्शन की खोज करनी है, ऐसी फंक्शन खोज करनी है जिसका डिफरेंशिएशन मेरा एक्स स्क्वायर हो। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसका हम समाकलन कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा एक्स का क्यूब बाई 3। मैंने पावर में जोड़ देते हैं और उससे भागा देते हैं, ये मेरा सी। ये जो मुझे प्राप्त हुआ यही वो फंक्शन है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था आप लोगों को ऐसे करके, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिखा था ना। तो यही एक फंक्शन है एक्स का क्यूब बाई 3। यही वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है। आ गया ना? अब इसका करके देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स करके देख लीजिए। पावर पहले आ जाएगा, पावर में घट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। जैसे डी बाई डी एक्स एफ एक्स, देखिए इसका करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा और पावर में एक घट जाएगा, अपॉन 3 से 3 कट गया। देखिए एक्स स्क्वायर आ गया ना। अब इससे मुझे ये प्राप्त करनी है, किस प्रक्रिया द्वारा? समाकलन प्रक्रिया द्वारा। अब आपको समझ में आ गया होगा, अनिश्चित समाकलन से क्या करते हैं, एक ऐसा फलन ज्ञात करते हैं जिसका ये क्या होता है, अवकलज होता है, जिसका अवकलज होता है। राइट? अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एक, देखिए अनिश्चित समाकलन के और भी एग्जांपल से हम समझाते हैं, आप लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए हमको sin x dx दिया हुआ है, हमको यहाँ पे sin x dx दिया हुआ है, sin x dx। तो बताइए कि sin x dx का समाकलन क्या होगा, बोलिए। तो cos x
x प्लस में c अचर राशि है, c हम बताएंगे आगे चल के। आ गया। तो ये अब अभी थोड़े समय के लिए इसको छोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि जो अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन और अब जाकर निश्चित समाकलन बताएंगे दोनों में अंतर क्या होता है। ये अनिश्चित समाकलन है। तो इतना तो गौर कर लीजिए कि ये जो मुझे sin x दिया हुआ है, जो मुझे समाकलन प्रक्रिया द्वारा ज्ञात करनी है, इसका समाकल निकालना है, तो ये जो होगा वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, किसी फंक्शन का। तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा? किसी फंक्शन का तो जरूर डेरिवेटिव होगा, पक्का। जब इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दिया है तो समझ लेना कि किसी न किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा, जरूर होगा। अब ये पता लगाओ किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। वैसे तो याद है डी, है ना, डी साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ये पहले बता दीजिए। होता होगा, जरूर होता होगा, लेकिन गौर कीजिएगा। तो इसका हमने किया, उसमें लगता है माइनस में cos x प्लस में c, है ना। इसका होता है, उस समय लगता है मुझसे गलती लिखा गया था, माइनस में प्लस, ऑलवेज याद रहता है, वही लिखा गया था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ये यहाँ पे माइनस होगा। तो इसका पता चल गया कि माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x होता है। कैसे, सब जान लीजिए, लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स माइनस में cos x, तो माइनस को तो बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स cos x। तो cos x का क्या होता है? माइनस में sin x, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस sin x। आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना याद रखिएगा कि जो भी हम अनिश्चित समाकलन में हम यहाँ पे समाकल को जो भी लिखेंगे, इतना गौर रखिएगा, ये किसी न किसी फंक्शन का, किसी न किसी फंक्शन का ये अवकलज यहाँ पे दिया हुआ है, और वो फंक्शन मुझे ढूंढना है जिसका अवकलज ये दिया हुआ है। तो हमने ढूंढ लिया किसका? माइनस में cos x का, मैंने लिख दिया माइनस में cos x का अवकलज। अब बहुत सारे ऐसे रहेंगे आप लोगों को दिए हुए, ठीक है। आगे जाकर और सारे मैथ बताएंगे आप लोगों को। तो अनिश्चित और निश्चित समाकलन में थोड़ा अंतर। अनिश्चित समाकलन द्वारा एक ऐसे फलन का खोज किया जाता है जिसका अवकलज समाकल्य के रूप में उसमें व्यवस्थित रहता है। एक ऐसे फलन का खोज करते हैं, है ना, इस अनिश्चित समाकल के द्वारा हम एक ऐसे फलन का खोज करते हैं जिसका हम डिफरेंशिएशन करके हम वो प्राप्त करते हैं। लेकिन निश्चित, दोनों में अंतर देख लो। इसमें अनिश्चित समाकल में, अनिश्चित समाकल और निश्चित समाकल में देखिए, अनिश्चित समाकल में कोई सीमा तय नहीं होती है, ऐसे एक फंक्शन खोजा जाता है, एक ऐसे फलन की खोज की जाती है। जबकि इससे 2D या 3D में उपस्थित वक्र सतहों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाला जाता हुआ है। 2D जैसे 2 डायमेंशन में है ना, तो ऐसे ऐसे, है ना। तो देखिए ये और ये इस भाग है, देख रहे होंगे। तो इस वाले भाग का, अब इसको देखकर देखिए, ये ना आयत लग रहा है और ना ही समांतर चतुर्भुज, ना ये वृत्त लग रहा है, और कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ऐसे वक्र सतह से घिरे हुए, जैसे इसको कह देगा, यहाँ से यहाँ तक का कह देगा, निकाल के दिखाइए। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं वो प्रक्रिया निश्चित समाकलन होती है। ऐसे ऐसे भागों का क्षेत्रफल, जैसे एक वृत्त है और ऐसे क्रॉस कर गया, तो कह रहा है कि इतना से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये न वृत्त बना हुआ है न ट्रिंगल बना हुआ है, गौर करके देखिए, ये ट्रिंगल है, कुछ नहीं है। तो अब इस बिंदु से इस बिंदु तक हम जाकर कुछ इससे भाग कर एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो वो किससे निकालेंगे? निश्चित समाकलन प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करेंगे? निकाल। तो उसमें होगा, मेरा सीमा दिया होगा 1 से 2 fx dx, या यहाँ पे जरूरत नहीं है कि 1 से 2 ही रहेगा, 0 से 1, माइनस 1 से 1, कोई भी अचर राशि यहाँ पे हो सकता है। पाई माइनस पाई/2 से पाई/2, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट होगा। मतलब निश्चित समाकलन के द्वारा 2D या 3D में स्थित किसी वक्र सतहों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना।
कोई निश्चित सीमाओं के द्वारा सीमा रहती है, उसके अंतर्गत हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन इससे मुझे अनिश्चित समतल से मुझे क्या मिलती है, अनिश्चित समतल के द्वारा एक ऐसे फलन का हम खोज करते हैं जिसका क्या हो, अवकलज मुझे ऑलरेडी इसमें दिया हो। ठीक है, याद है ना। तो अब हम लोग इतना तो समझ गए अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकल में क्या होता है। मिटा देते हैं आप लोगों को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ने के लिए मैंने बता भी दिया है, और भी मैं आप लोगों को बता देते हैं। अब देखिए हम लोग इंटीग्रेशन fx dx को क्या क्या हम लोग पढ़ लेते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। चलिए अब ये इसका हम कुछ अर्थ समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है fx dx को, इसके पूरा हम क्या पढ़ते हैं। मैंने एक लिखा है fx का x के सापेक्ष समाकल पढ़ते हैं। जैसे इसको हम लोग, ये x लिखा हुआ है तो इसको पढ़ा जाता है कि fx का x के सापेक्ष समाकल, है ना, ये अंदर वाले को। और x को क्या पढ़ते हैं, x इसका एक चर राशि होता है ना। x इसका क्या होता है, चर राशि होता है, समाकल का चर कहा जाता है। और fx को समाकल्य कहा जाता है। fx को, इसमें fx का क्या है, fx को समाकल कहा जाता है, याद रखिएगा। और x को क्या कहते हैं हम लोग, समाकल का चर कहा जाता है। x को समाकल का चर। तो तीन चीज मैंने आपको लिख दिया। पहला लिख दिया मैंने कि fx का x के सापेक्ष समाकल, दूसरा मैंने लिखा fx को समाकल कहते हैं बारी बारी से, और तीसरा मैंने लिख दिया x को समाकल का चर कहते हैं। अब इतना समझ में आ गया। इसमें fx का x के सापेक्ष समाकल, क्योंकि यहाँ x है, जब यहाँ t हो जाएगा तो यहाँ भी t हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे कि ft का t के सापेक्ष समाकल। अभी इसको क्या पढ़ा जाता है पूरा, तो हम बोले थे समाकल पढ़ा जाता है, और इसको बोलते हैं x है। x को हम लोग क्या पढ़ते हैं, समाकल का चर पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, t है तो t को समाकल का चर पढ़ते हैं। इसमें उपस्थित x को मैं बोल रहा हूं। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को आगे की क्लास लेने के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इसे क्या करेंगे आप लोग सभी उतार लेंगे या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अभी और भी सूत्र हैं, मैं बारी बारी से लिखेंगे। x के पावर n dx पावर में एक जोड़ देते हैं, उसी से भागा दे देते हैं। अचर इंटीग्रेशन होता है तो अचर राशि जुड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऐसे जोड़ भी सकते हैं इसमें, ठीक है। राइट, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, बहुत आगे जाकर काम देगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए, हम आगे और लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। चलिए और भी कुछ फॉर्मूले, ये भी 1/x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx स्क्वायर सेक इनवर्स x प्लस सी। अगर शेक कहेंगे तो प्लस में, अगर यही माइनस में हो गया तो कॉसेक, अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस में, ये वाला हो जाएगा प्लस में। a के पावर x dx, a के पावर x लॉग बेस e a प्लस में c या e इस प्रकार होगा, ठीक है। 1/√x dx ये होता है और इसका ये होता है। अब इसको नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ये कुछ महत्वपूर्ण है, आगे भी चैप्टर जब पढ़ते जाएंगे तो इसमें और भी फॉर्मूले हैं, हम उसको बारी बारी फॉर्मूले लिखते जाएंगे और उसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ मैथमेटिक्स और कुछ उससे एक दो तीन चीज अपवाद है उसको भी हम बता दें, वो रूल याद रखिएगा। जैसे मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन अगर के एफ एक्स डी एक्स हो, ठीक है, तो ये अचर राशि जो होता है ये बाहर हो जाता है और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रमेय भी है, ध्यान रखिएगा। ये अगला है कि अगर एफ एक्स प्लस माइनस में जी एक्स डी एक्स, तो ये सब पर चला जाएगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, प्लस होगा तो प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्लस माइनस में से सब पर चला जाएगा, जितना होगा अचर राशि को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है ना। मैंने ये याद रखिएगा। और भी है, तो मैंने बताया था कि अगर पावर इस रूप में अगर होता है तो पावर में एक जोड़ दिया जाता है, और जो जोड़ते हैं उसको नीचे भी लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिए इसको कि प्लस माइनस में रहेगा तो सब पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, जितना फंक्शन दिया रहेगा सब पे चला जाएगा। यू भी कुछ भी रहे, है ना, किताब में आपको यू भी होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। 7.1 हम एक एक करके सारे मैथ को सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा। पहला है, अब हमें जान लेते हैं कि समाकलन, अनिश्चित समाकलन की कितनी विधियां हैं, है ना। अनिश्चित समाकलन की कितनी विधियां हैं मैं बता देता हूं। ऐसे तो मुख्यतः आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे 3 पढ़ानी है, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर आपको पहला है रूपांतरण विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है खंडसा विधि और एक चौथा है आंशिक भिन्न विधि। लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक में ये 3 आपके दिए हुए हैं और ये है आंशिक भिन्न विधि। ये आप लोग को अलग से अलग अलग बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उसमें मैंने लिख दिया आंशिक भिन्न विधि अलग से, लेकिन ये 3 मुख्य हैं, है ना। अभी 3 को हम एक एक करके बारी से चारों को एक एक करके पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। पहला है रूपांतर विधि जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, ट्रांसफर करेंगे। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। तीसरा है खंडसा विधि जिसको पार्ट्स बोला जाता है अंग्रेजी में। और चौथा है आंशिक भिन्न विधि, अंग्रेजी में इसको पार्शियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। हेलो स्टूडेंट, इसमें इन सभी से पहले आपको एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 7.1 में एक पढ़ाई करनी है। उसमें लिखा है कि निरीक्षण विधि द्वारा आपको क्या करना है कि प्रति अवकलज, मतलब प्रति अवकलज का मतलब होता है अवकलज का उल्टा। समाकलन जो है वो हमारा ठीक अवकलन के उल्टा होता है। प्रति अवकलन विधि, निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज ज्ञात करें। प्रति अवकलज मतलब उल्टा होता है, समाकलन का उल्टा प्रति अवकलन होता है, ठीक है ना। तो निरीक्षण विधि द्वारा आपको क्या करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 7.1, है ना। एक्सरसाइज 7.1 आप लोगों को पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। हम पहला क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को कुछ अपने अंदाज में, अपने शैली में आप लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल में है कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मुझे निरीक्षण विधि से, किस विधि से ज्ञात करनी है, निरीक्षण विधि द्वारा आपको बता रहा हूं मैं।
तो ये आपको दिया हुआ है एक नंबर में sin x, दूसरा नंबर में दिया है cos x, तीसरा नंबर में दिया है x स्क्वायर, चौथा नंबर में दिया है आपको 4x का क्यूब। कुछ ऐसे आप लोगों को दिया हुआ है। आगे भी है, चौथा हम cos 2x है, पांचवा नंबर में हम cos 2x लिख देंगे, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम समझ लेते हैं निरीक्षण विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेकर sin x है तो उसको हमको निरीक्षण विधि द्वारा समाकल ज्ञात करनी है। निरीक्षण विधि द्वारा मतलब sin x dx बराबर बाट। लेकिन ऐसे डायरेक्टली बेटर नहीं कि फॉर्मूला होता है sin x का तो लगा दिए आंसर हो गया, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ। वो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग निरीक्षण विधि द्वारा इसे कैसे ज्ञात करेंगे। निरीक्षण विधि द्वारा आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सिंपल सा एक जवाब है। पहले नंबर ये कोशिश करेंगे हम लोग कि ये sin x का हमें निकालना है निरीक्षण विधि द्वारा। तो ये पहले उसमें जाएंगे अवकलन वाले चैप्टर में कि किसका अवकलन, अवकलज का ना, किसका अवकलज sin x होता है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो sin x होता है, ये पहले बता दीजिए। तो हमारा cos x का होता है, ये नहीं देखना है कि माइनस में होता है वो, केवल ये जान लीजिए कि sin x का होता है। तो cos x का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पीछे जाकर cos x का कर लेते हैं। तो d बाई डी एक्स cos x, तो d बाई डी एक्स cos x का होता है माइनस में sin x। ठीक है, d बाई डी एक्स माइनस में sin x। अब हम क्या करेंगे, अब हम dx को वहां दे देंगे। तो ये हो गया माइनस में सॉरी sin x dx। अब दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन। जैसे ही समाकलन करेंगे तो ये d हट जाएगा, d मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो d के साथ साथ अगर d cos x अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं और ये माइनस बाहर आ गया sin x dx। ठीक है, माइनस में sin x dx हो गया। तो अब जैसे ही आप समाकलन का आएंगे तो d और ये समाकलन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समाकलन का साइन हट के केवल हो जाएगा cos x, और ये जो माइनस है इसको इधर दे दीजिए, मैंने माइनस से दोनों तरफ, तो हो गया sin x dx है। तो इससे पता चल गया, इसीलिए sin x dx बराबर हो गया माइनस में cos x है। ठीक है, अब इसमें आप c लिख सकते हैं क्योंकि c एक अचर राशि है, c बिलोंग्स टू r होता है, मतलब इसमें कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हैं। इसको लिखने से कोई फंक्शन में कोई भी फंक्शन की आकृति बनाएंगे तो इससे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बहुत बड़ी माइनर चेंजिंग आता है, इससे कोई बड़ी अंतर नहीं होगा। अगर c लगा देते हैं तो कोई अंतर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसका भी हम अगर करते हैं तो यही वैल्यू आएगा हमारा, इसका करेंगे तो यही वाला आएगा। c अचर राशि से इसका अवकलज करेंगे तो sin x ही आएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा रियल नंबर होता है। ये कुछ भी हम c के जगह पर कुछ भी हम लिख सकते हैं। अगर माइनस c आ गया तो आप माइनस c के जगह पे केवल c भी लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत आगे जाके मिलेगा आप लोगों को, देखिएगा। तो आ गया, इसको कहते हैं निरीक्षण विधि द्वारा हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, sin x dx बराबर माइनस में cos x प्लस में c हो गया। अब मुझे cos x का अगर करना हो तो वही चीज होगा, आप लोग बना लीजिएगा उसको। लेकिन x स्क्वायर का मैंने यहाँ पे दे दिया x स्क्वायर dx, तो इसका करना है लेकिन निरीक्षण विधि से करना है। किस विधि से करना है, निरीक्षण विधि से करना है। तो हम एक चल लेते हैं। अब ये देखना है कि किसका अवकलज किसका डेरिवेटिव x स्क्वायर होता है, मतलब किसका अवकलज होता है जो ये x स्क्वायर पाया जाता है। किस फंक्शन का डेरिवेटिव x स्क्वायर होता है, बता दीजिए। नहीं पता है तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव में एक होता है क्या है कि पावर पहले आ जाता है। जैसे में फॉर द एग्जांपल एगो समझा देते हैं, जैसे में x के पावर 4 dx,
इसमें हमेशा याद रखें, तो पावर पहले आ जाता है और पावर में घट गया तो 3 हो गया। अब इसी को अगर हम निकालने के लिए कह देते तो आप ये वाला लिखते, तो देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पे कितना है 4 है, एक बढ़ा हुआ है, ये नहीं देखा जाता है, सिर्फ आपको घात दिखनी है। जब घात वाले आएगा तो घात दिखिएगा। तो यहाँ अगर है 3 तो एक बढ़ा हुआ 4 लीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर 2 रहता तो आप यहाँ पे 3 लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना है आपका 2 है। तो हमेशा अगर डिग्री वाला रहेगा तो आप एक बढ़ाकर ही लीजिएगा। जैसे आप यहाँ 2 है तो आप यहाँ dx x के पावर में 3 कर दिए, x के पावर में आप क्या कर दिए 3 कर दिए, देख लीजिए। तो क्या होगा 3x², पावर पहले आएगा, पावर में 1 घट गया, ये कहाँ चला जाएगा अब बता दीजिए, dx के पावर 3, ठीक है, और ये हो गया 3x² dx। अब हम क्या करेंगे कि 3 को इधर ला देंगे, ये 3 को इधर ला देंगे और इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे तो d भी हट जाएगा और इंटीग्रेशन भी हमारा साइन हट जाएगा, x3, ये 3 हमारा बटा में आ गया। इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी चला जाएगा, और इधर d और इंटीग्रेशन जैसी ये dx² रहेगा तो ये इंटीग्रेशन और d दोनों बहुत खत्म हो जाता है, मतलब अब चला जाता है, खत्म हो जाता है इसमें। तो आ गया x² dx का हो गया x3/3। तो हमारा यही अतः करके हम लिख सकते हैं, उतार लिए होंगे, अब यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया, अतः करके लिख देंगे कि इंटीग्रेशन x² dx बराबर आ गया मेरा x³ प्लस में 3 और प्लस में c। अब देखिए मैं c लगा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे देखिए अब हम यहाँ पे ना c लगा के बना देते हैं एक बार। जैसे अगर आप c लगा दिए तो कीजिए, इसका करके देखिए, तो इसका करेंगे तो 3x इसका हो जाएगा, देखिए आप लिखें 3x² और इसका हो जाएगा 0। इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर राशि है, अचर राशि का क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब ये हमारा जस का तस मैं dx को दे दूंगा तो ये बच जाएगा dx3। अब हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो ये d भी हट जाएगा, बच जाएगा x3, और ये वाला 3 कहाँ चलेगा इस साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज है कि ये करेंगे यहाँ पे, तो मेरा c भी तो है ना इसमें मेरा क्या है c भी साथ है, तो हम c को भी साथ रखेंगे, इसमें c भी छोड़िएगा नहीं, आप लोग c छोड़ दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, x³ प्लस में c। जब ये 3 को लाएंगे तो हम यहाँ दोनों पर देंगे, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे ये d लगा रहेगा और इंटीग्रेशन चढ़ाएंगे तो इंटीग्रेशन और d दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इधर केवल इंटीग्रेशन हो गया, तो अब ये दोनों पर चला गया, तो इसका मतलब हो गया कि इस पर भी आपका c/3 हो गया कि नहीं, दोनों पर चला गया। अब ये c/3 को आप यहाँ पे x/3/3 और इसको केवल c भी मान सकते हो, मतलब c/3 बराबर c आपका आंसर हो गया। या कुछ भी रहेगा तो आप -c/3 रहता तो भी c + c लिख देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने कैसे समझाया आप लोगों को, यहाँ पे देख लिए होंगे। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को cos 2x का भी अब आपका चैप्टर में बता देता हूँ, ठीक है। मिटा दिए आप लोग, उतार लिए होंगे। अब देखिए हम लोग इसका और भी एग्जांपल समझ लेते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा आपको ज्ञात करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख ले कि अगर मान लीजिए कि ax प्लस b के पावर में 2, मैंने ये लिख दिया आप लोगों को। इसका निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करनी है, जो समाकलन निकालना है वो निरीक्षण विधि द्वारा करना है। तो अब ये तो सोचेंगे कि ये डिग्री वाला है, मैंने अभी बताया कि डिग्री वाला है, डिग्री में रहेगा तो हमें क्या बोला था आप लोगों को, एक बढ़ा दीजिए इसको, ax प्लस b के पावर में 3 कर दीजिए। अब इसका प्लस में अगर c लिखना चाहते हैं तो प्लस में c लिख दीजिए और बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसका भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लीजिए पावर में इसको करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा, अब पावर में एक घट जाएगा, राइट। पीछे अध्याय पढ़े होंगे, पिछला एक्सरसाइज 6 चैप्टर में, तो वो ऐसे ही होता है, पावर पहले आ जाता है, पावर में घट गया। अब इसी के साथ x लगा हुआ है, तो ये तो मेरा हो गया a,
ये ए हो गया और ये अचर राशि है, ये मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा भी 0 हो गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि डी बचा ए एक्स प्लस बी का क्यूब प्लस में सी। अब ये डी एक्स उसको दे देंगे, ये हो गया 3a एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और 0 हो गया तो डी एक्स दे देंगे, तो हम यहाँ डी एक्स लगा देंगे। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर दो। जैसे समाकलन का साइन लगाएंगे तो ये डी भी और समाकलन का साइन इधर से हट जाएगा, तो केवल बच जाएगा क्या चीज, जैसे ये लिखे। ठीक है, ये वो लिख के दिखा दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग संकोच नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे। और ये मेरा हो गया, ये 3a अचर राशि है, इसको मैंने बाहर कर दिया और ax प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर इंटू में dx कर दिया और ये हट जाएगा। अतः मेरा क्या हो गया, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या मैंने पाया बता दो। मैंने पाया ax प्लस बी का होल क्यूब बाई 3a, और मैंने क्या बताया था, नीचे में लिखा था ना कि c बाई 3a को हम क्या लिख सकते हैं, केवल c भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी अचर राशि है और ये भी अचर राशि है ना। किताब में ऐसी दिया है, इसीलिए हम लोग भी ऐसी बताते हैं। ओके, अब आ गया होगा। अब हम आप लोग को एक चैप्टर बढ़ाएंगे 7.1 वाली चैप्टर 7.2 7.3, बारी बारी से हम एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न आप लोगों को वीडियो बनाएंगे और उसमें आप लोगों को भेजते रहेंगे। जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए, जिसमें थोड़ा कमी लगे तो आप लोग अपने कमेंट में लिख दीजिए और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।